पिता का फैसला। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है पिता का फैसला। किशोर बाबू थके हारे पहाड़ से आए और गोपाल से बोले, बेटा खाना दे दो, बहुत भूख लगी है। गोपाल दौड़कर किशोर बाबू के पास आया, उन्हें ठंडा पानी देते हुए बोला, यह लीजिए बाबूजी, पहले आप पानी पीजिए। क्या हालत बना रखी है, इस गर्मी में आपने पूरा बदन पसीने से तरबतर हुआ पड़ा है। किशोर बाबू नम आंखों से गोपाल को देखकर बोले, तो क्यों इतनी चिंता करता है इस बूढ़े के? गोपाल बोला, बस बाबूजी, आप रोज यह कहकर आंसू भर देते हैं और मुझे रोज आपको फटकार लगानी पड़ती है। चलिए यहाँ चुपचाप बैठ जाइए, मैं खाना लेकर आता हूँ। गोपाल की हक वाली फटकार सुनकर किशोर बाबू हंस दिए और सोफे पर बैठ गए। गोपाल दौड़कर खाने की प्लेट लेकर आया और बोला, बाबूजी जल्दी खा लीजिए। इससे पहले गोपाल अपनी बात अभी पूरी भी नहीं कर पाया था कि पीछे से किशोर बाबू के बेटे बहू घर में आ धमके। उनके साथ में बहू के मायके वाले भी थे। किशोर बाबू का वहाँ खाना खाता देख चिल्लाते हुए बोले, पापा जी तमीज़ है या नहीं? इतनी भी नहीं पता कि घर में मेहमान आए तो यहाँ से उठ जाए? और आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ सोफे पर बैठ कर खाने के? कल ही नए मंगवाए थे, आपको तो ऐसा लग रहा होगा जैसे किसी स्वर्ग में बैठ गए हैं। इतने फेस्टिवल जो है। इतना कहते हुए बहू ने उनकी खाने की प्लेट उनके हाथ से लेकर सोफे के नीचे ज़मीन पर रख दी और उंगली का इशारा करते हुए बोली, यहाँ बैठकर खाइए चुपचाप, जैसे गांव में खाते थे। शहर आती आपको भी इस शहर की हवा लग गई। किशोर बाबू बेटे की तरफ देखा तो वो बोला, अब मेरी तरफ क्या देख रहे हैं? बाबूजी सुना नहीं आपकी बहू ने क्या कहा? और वैसे भी पापा, आपकी इतनी औकात नहीं मेरे सास ससुर के साथ इन सोफों पर बैठने के। यहाँ मेरे सास ससुर बैठेंगे। सबके सामने अपना इतना अपमान होते देख फिर किशोर बाबू की आंखों में आंसू आ गए। वो वही ज़मीन पर अपनी प्लेट के पास बैठकर खाना खाने लगा। तो बहू की माँ बार बार किशोर बाबू के हालात पर बेशर्मों की तरह मुस्कुरा रही थी। उन्हें ऐसा करते देख गोपाल का खून खौल उठा। उसने फिर किशोर बाबू की खाने की प्लेट उठाई और उनका हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले जाने लगा। कहाँ लेकर जा रहे हैं? बूढ़े को दिखाई नहीं दे रहा। मेरे मम्मी पापा आए हैं, थके हुए हैं, तो उनकी खिदमत कौन करेगा? चलिए पापा जी, आप मेरे पापा के पैरों में थोड़ा दर्द है, आप उनकी मालिश कर दीजिए। भाभी जी, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? आपको शर्म नहीं आई एक बूढ़े पिता से ऐसी बात करते हुए? गोपाल ने गुस्से में कहा, तू होता कौन है और इतना क्यों तिलमिला रहा है? चुपचाप अपना काम कर। नहीं भाभी जी, बहुत हो गया, मैं अब बाबूजी का अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगा। चलिए बाबूजी, आप यहाँ से। इतना कहकर वो उनका हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाने लगा तो वो उन्हें किशोर बाबू का हाथ पकड़ लिया। ऐसे कैसे चले जाएंगे? जो मैंने कहा है वो सब तो तुम दोनों को करना ही पड़ेगा। गोपाल उसे उनका अपमान और बर्दाश्त न हुआ और उसने खींचकर एक तमाचा राधिका के गाल पे रख दिया। तो उसकी मम्मी पापा भी सन खड़े रह गए। खबरदार भाभी जी, जो आपने कोई भी हद पार की तो। गोपाल को देखकर वो भी चुपचाप खड़ी हो गई। गोपाल किशोर बाबू को वहाँ से उनके कमरे में ले गया। किशोर बाबू अपना इतना मान होता देख शर्म से खड़े न रहे थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें इस तरह से अपमानित किया जाएगा और बहू ने उनका एक परमेश्वर जमीन में झुका दिया। कमरे में बैठे बैठे उनकी आंखें ओझल होती जा रही थी, जो बार बार अपने सामने लगी गंगा जी की तस्वीर को निहार रही थी। गंगा जी के पति किशोर बाबू गंगा जी से बोले, गंगा, वो बार बार साथ चलने के लिए कहता है, पर न जाने तुम क्यों खुद नहीं जाती हो, न मुझे जाने देना चाहती हो। कुछ दिन हो आए। गंगा जी बोले, मुझे भी पोता पोतियों के साथ अच्छा लगता है, पर सचमुच ही तो मैं उन लोगों के जीवन में दखल अंदाजी नहीं करना चाहती हूँ। भाले और मेरी कुटिया भाले, मुझे कहीं नहीं जाना। तभी गंगा जी का बेटा मानव आया और बोला, माँ, आज के ज़माने में कोई बहू अपने सास ससुर को अपने साथ नहीं रखती है। और राधिका आपको साथ चलने के लिए कह रही है। मैं ऑफिस चला जाता हूँ, वो काम पर चली जाती है,
बच्चे हमेशा घर में अकेला रहते हैं, आप अगर थोड़े दिन वहाँ आकर रहेंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। पापा यहाँ मैनेज कर लेंगे। क्यों पापा? फिर किशोर बाबू बोले, हाँ हाँ बेटा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऑफिस के कैंटीन में खाना खाऊंगा, साल भर की तो नौकरी बची है, जैसे तैसे काट ही लूँगा। गंगा, बच्चे इतना कहते हैं तो थोड़े दिन के लिए चले जाओ, और मन न लगे तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगा। सबके कहने पे गंगा जी को मानना ही पड़ा। वो भारी मन से गंगा जी अपने पति से विदा ले ये कहते हुए, अपना ध्यान रखिएगा और दवाई सामने रख दी हूँ, समय पे खा लीजिएगा, और मेरा मन ना लगे तो मैं फ़ोन कर दूँगी, आप तुरंत आ जाना मुझे लेने के लिए। किशोर बाबू ने मुस्कुराते हुए पत्नी को विदा किया। राधिका परिवार के साथ घर पहुँचे। बच्चे दादी के साथ उछल कूद करते हुए अपने कमरे में उन्हें ले जाने लगे तो राधिका बोली, मम्मी जी आप कहाँ जा रही है? बच्चों के कमरे में, आपका कमरा ऊपर है, आप बच्चों के साथ नहीं जा सकती। गोपाल, इनको ऊपर के कमरे में पहुंचा दो। राधिका ने गोपाल से कहा। गंगा जी जब उस कमरे में गई तो उन्हें बहुत हैरानी हुई, पूरा कमरा गर्मी से तप रहा था। थोड़ी देर बाद मानव ने माँ को चाय के लिए आवाज़ लगा ली। गंगा जी धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरकर नीचे आई और बोली, बेटा मानव, क्या घर में नीचे कोई कमरा खाली नहीं है? ऊपर नीचे करते मेरे घुटने जवाब दे देंगे। राधिका बोली, नहीं, नीचे के कमरे में आप नहीं रह सकते, यह मेहमान आते जाते रहते हैं, आप ऊपर ही ठीक है। सब चाय पी रहे थे, तभी अचानक गुस्से से गोपाल को थप्पड़ लगाते हुए बोले, कैसी चाय? हम घर में नहीं थे तो घर की क्या हालत बना रखी दी थी? मानव, इसका महीना ख़त्म होने में 2 दिन बचा है, इसे पूरे पैसे दे दो, इसका हिसाब कर दो, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। गोपाल, जिसने कोई गलती भी नहीं की थी, फिर भी वो माफ़ी मांग रहा था। गंगा जी बोली, बहू चाय तो अच्छी बनी है, फिर तो इसे काम से क्यों निकाल रही हो? तुम खुद ही कह रही थी कि नौकर आसानी से मिलते नहीं हैं। तो राधिका बोली, मम्मी जी, पैसे पैर पे नहीं फलते हैं। गंगा जी बोली, पर ऐसे किसी के पेट पर लात मारना अच्छी बात नहीं है। बहू, मैं कल से गोपाल की मदद कर दिया करूँगी। बहू के जाने के बाद गंगा जी बोली, बेटा चाय तो तुमने अच्छी बनाई थी, पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। गोपाल बोला, माँ जी, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, हमारी मैडम अपने परिवार के अलावा किसी को इंसान नहीं समझती है। मैं सब समझता हूँ, अब आप जो आ गई हैं, आप अपना ध्यान रखिएगा। इतना कहकर वो रसोई में चला गया। गोपाल की मदद करने के लिए गंगा जी उसके साथ रसोई में लगी रहती थी, तो उन्हें भी अपने साथ अपनापन सा लगने लगा था। एक रोज़ गंगा जी ने गोभी की सब्जी बनाई। सब्जी इतनी अच्छी बनी थी कि सबने खाकर ख़त्म कर दी। अब गंगा जी के खाने के लिए कुछ नहीं बचा तो 2 रोटी लेकर खाने लगी। तब यह राधिका आई और बोली, हे भगवान, मम्मी जी, घर में 2 बच्चे हैं और आप दूध रोटी खा रही हैं। अरे दूध मैं बच्चों के लिए मंगवाती हूँ, अब आप दूध पीकर क्या करेंगे? गंगा जी बोली, बहू सब्जी बिल्कुल नहीं बची, अब तुम ही बताओ मैं किसके साथ खाऊं? वो एक पल तो वो चुप हो गई, फिर बोली, तो इतनी कम सब्जी बनाती हो या तो आप ज़्यादा सब्जी बनाते, अब आप भूखी सो जाओ। गंगा जी खून के आंसू पीकर रह गई। गोपाल पहाड़ से 5 रुपए की चाट लाया और गंगा जी को देते हुए बोला, माँ जी आप इसे खा लीजिए, मैं रोटी खा लूँगा। गोपाल का अपनापन देखकर गंगा जी की आंखें भर आई, तो दोनों ने इस सूखी रोटी खाकर अपना पेट भर दी। अब ऊपर नीचे करने में उनके घुटनों में दर्द भी बढ़ता ही जा रहा था। एक रोज मानव दफ्तर से घर आया और माँ पर चिल्लाते हुए बोला, माँ यह लो, पापा से बात कर लो, दफ्तर में हो, फोन पे फ़ोन किए जा रहे थे। उन्हें क्या लगता है कि मैं क्या घर में बैठा रहता हूँ? जब भी आई है एक दिन बिना फ़ोन पे बात किए नहीं रहती है, पता नहीं कौन सी लैला मजनू की कहानी बनाने पे लगे हैं। दूसरी तरफ फिर किशोर बाबू बेटे की सारी बातें सुन रहे थे। वो गंगा जी से बोली, गंगा कैसी हो? गंगा जी का गला भर आया और बोली, मुझे यहाँ भेज कर आप खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। बता देना अपने नालायक बेटे को, मैंने पोत पोतियों के लिए तुम्हें वहाँ भेजा था, ना कि ऐसे अपमानजनक शब्दों के लिए। तुम अपना सामान बांध कर रखना, मैं आता हूँ। मानव बोला,
इतना क्या इम्पोर्टेंट था जो बार बार फ़ोन किए जा रहे थे? और क्या कहा उन्होंने? गंगा जी मुस्कुरा कर बोली, बेटा इतना क्यों गुस्सा करते हो? तुम्हारे पापा भी तो काम करते हैं। पर कभी इतनी तेज आवाज़ में मुझ पे से उन्होंने बात तक नहीं की। मानव बोला, अरे माँ छोड़ो ज्ञान की बातें, ये बताओ क्या कह रहे थे? वो गंगा जी बोली, बेटा मानव तुम्हारे बाबूजी वहाँ अकेले सब कुछ संभालने में दिक्कत हो रही है तो फौरन मुझे वो लेने आ रही हैं। तब यह राधिका घर में दाखिल हुई और बोली, आप कैसे जा सकती हैं? फिर घर की काम कौन करेगा? और उन्हें दिक्कत हो रही है या आपको यहाँ दिक्कत हो रही है? मैं भी याद रखूँगी। कल को जब इन लोगों को हमारी ज़रूरत पड़ेगी तब देखता हूँ कौन आपकी मदद करता है। ठीक है जाइए, सामान बांध लीजिए। इतना कहकर वो अपने कमरे में चला गया। 2 दिन बाद फिर किशोर बाबू सुबह 8:30 बजे गंगा जी को लेने आए तो गंगा जी की आंखों में खुशी के आंसू बह रहे थे। लग रहा था कि युगों बाद उन्होंने फिर किशोर बाबू को देखा हो। घर आते ही राधिका पूछी, बाबूजी आपके जाने का टिकट कब है? किशोर बाबू बोले, बहुत शाम की ट्रेन है। तो राधिका बोली, बच्चे स्कूल जा चुके हैं, हम दोनों को दफ्तर जाना है। ऐसा कीजिए आप लोग अभी ही निकल जाइए, स्टेशन के पास कहीं बैठ जाइएगा, क्योंकि हम घर खुला नहीं छोड़ सकते हैं। और गोपाल बच्चों को लेकर स्कूल गया है। गंगा जी बोली, बहू अभी तो हमारे बाबूजी ने कुछ खाया भी नहीं है, फिर हम अभी से स्टेशन पर जाकर क्या करेंगे? राधिका बोली, मम्मी जी हम क्या करें? अब घर की चाबी आपके हाथ में देकर कैसे जा सकते हैं? कहीं कुछ इधर उधर या चोरी हो गया तो? मानव बोला, जल्दी से घर में ताला लगाओ और चलो, हमें ऑफिस में देर हो जाएगी। गंगा जी आंखों में आंसू लेकर किशोर बाबू की तरफ देखने लगे। फिर किशोर बाबू ने इशारा किया और बोले, चलो गंगा, स्टेशन पे खाने के लिए मिल जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम अपना सामान लेकर आओ। गंगा जी अपना झोला लेकर आई और तुरंत जाकर 2 रोटी अखबार में लपेटने लगी तो राधिका बोली, बाबूजी ने कहा तो है कि स्टेशन पे खा लेंगे, फिर आप रोटी क्यों रख रहे हैं? हम लोग ऑफिस से आएंगे और बच्चे स्कूल से आएंगे तो फिर क्या खाएंगे? गंगा जी चुप हो गई और सोचने लगी, सुबह उठकर सबके लिए खाना बनाए पर पति के लिए इस घर में मैं 2 रोटी भी नहीं ले सकती। क्या बेटे के घर पर माँ बाप का कोई अधिकार नहीं? फिर किशोर बाबू की सामान उठाया तो मानव बोला, पापा अभी मैं जल्दी में हूँ, अगली बार आप आइएगा तो मैं पूरा घर आपको दिखाऊंगा। वहाँ तो इस महल जैसे घर में रह नहीं पाएंगे, अब आइएगा तो हमारे साथ रहिएगा। इतना कहकर दोनों निकल पड़ी। बेचारे गोपाल भी आखिरी बार दोनों से नहीं मिल सका। बेचारे दोनों दंपति रास्ते भर यही सोचते रहे कि बेटे के पास इतना बड़ा घर, गाड़ी, पैसा किस काम का, जब अपने माता पिता के लिए उनके पास वक्त ही नहीं हो और ना ही उस पर भरोसा करता है। पूरा दिन उन लोगों ने रेलवे स्टेशन पे बिताया और एक दूसरे के साथ दुख बताते हुए अपना समय काट लिया। अगले दिन घर पहुँचे गंगा जी ने चैन की सांस ली और बोली, मैं कहती थी मैं भाले और मेरी कोठिया भाले, सुनो जी, अब जब तक मैं जिंदा हूँ मुझे वहाँ मत भेजना। फिर किशोर बाबू ने उन्हें दिलासा दिया और उन्हें वचन दिया कि वो उन्हें दोबारा वहाँ नहीं भेजेंगे। बेटी बहू की एक एक बातें गंगा जी के हृदय को हर रोज तोड़ रही थी। वे फिर किशोर बाबू से कुछ नहीं कहती थी, पर अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं घुट रही थी। और जब भी किशोर बाबू पूछते तो वो इतना ही कहती, मुझे अपनी नहीं आपकी चिंता है, जब मैं नहीं रहूँगी तब आपकी देखभाल कौन करेगा, यही चिंता लिए एक दिन गंगा जी इस दुनिया से चले गए। अब उस घर में किशोर बाबू अकेले रह गए। समय बीता और वो रिटायर भी हो गए। गंगा जी का कार्यक्रम खत्म करने के बाद बेटे के बार बार कहने पर फिर किशोर बाबू बेटे के साथ मुंबई उसके बड़े से मकान में आ गए थे। आज तक गंगा जी उन्हें शहर जाने से रोक रहे थे, पर अब कोई साक्षात और अवरोध नहीं था। पिछली बार तो घर के अंदर ठहर भी नहीं पाए थे और लौट गए थे। इस बार जैसे ही उन्होंने घर के अंदर कदम रखा तो वो रुक गए, क्योंकि सामने पर का गेट इतना बड़ा था। दरवाजे पर पिता को रुका देख मानव बोला, अंदर आइए पापा। बाहर क्यों रुक गए? बेटा मेरे पैर गंदे हैं, कहीं तुम्हारा घर गंदा न हो जाए।
नौकर चाकर सब देखकर हंस रहे थे। मानव उनका हाथ पकड़ कर उठाया और बोला, चलिए पापा, मैं आपको घर दिखाता हूँ। हाँ हाँ बेटा, चलो चलो दिखाओ। यह कह देख कर पापा, ये लॉबी है जहाँ हम सब मिलकर चाय पीते हैं। यह डाइनिंग हॉल है, यहाँ हम सब मिलकर एक साथ खाना खाते हैं। और इसके सामने यह रसोई है और एक तरफ नौकरों के लिए कमरा है। चलिए ऊपर चलते हैं। यह कमरा आपके पोते का है और दूसरा कमरा आपकी पोती का है। और वो जो सामने बड़ा सा कमरा दिख रहा है वो मेरा और राधिका का है। किशोर बाबू हैरानी से बोले, क्या शहर में बच्चे अपने माता पिता के साथ नहीं सोते? मानव हंस कर बोला, पापा ये शहर है, वहीं बगल में एक गेस्ट रूम है। राधिका के मायके से यहाँ कोई आता है तो वो वहाँ रुकता है। फिर दूसरी मंजिल पे सीढ़ी चढ़ कर टीन का बना हुआ एक बड़ा सा कमरा खोलकर दिखाते हुए बोला, पापा ये स्टोर रूम में घर में टूटी फूटी और जो भी बेकार चीज़ होती है उसे हम यहीं रखते हैं। साल में एक बार दिवाली में इसकी सफाई होती है और यही छत में एक टॉयलेट बाथरूम भी बना हुआ है। किशोर बाबू ने कहा, उन्हीं सामान को एक कोने में रखी हुई है और एक फोल्डिंग चारपाई और एक छोटा सा टेबल रखा था जहाँ पे उनका झोला रखा हुआ था। उन्होंने आश्चर्य नजर कर बेटी की तरफ देखा तो मानव वहाँ से उन्हें छोड़कर छत पर नीचे आ पहुँचा था और सोचने लगे कि बेटे के इस घर में नौकर अतिथियों और सबके ससुराल उसके ससुराल वालों के लिए कमरे हैं, पर जन्म देने वाले पिता के लिए एक छोटा सा कमरा नहीं। साथ इसी कमरे में मेरी गंगा दिन रात मुझे याद करके आंसू बहाती थी। अब एहसास हुआ कि पैसे हो जाने से कुछ नहीं होता। जब माता पिता के लिए मान सम्मान न हो तो ऐसे बच्चे उन्हें कबाड़ ही समझते हैं। पर मैं कबाड़ नहीं हूँ। गंगा की सोच बिल्कुल सही थी, इसलिए वो वहाँ आना नहीं चाहती थी। गोपाल की आवाज़ से किशोर बाबू ख्यालों से बाहर आए। गोपाल बोला, चलिए बाबूजी, आप इस गरीब की कुटिया में कम से कम आपको वहाँ अपमान तो नहीं सहना पड़ेगा। बेटा, क्या मैं यहाँ आया जरूर हूँ पर मैं बेघर नहीं हूँ। अब तुम मेरे साथ चलोगे और इस बूढ़े के साथ रहोगे अगर तुम रहना चाहती हो तो। गोपाल की आंखें भर आई और वो उनके गले लग गया। अगले सुबह मानव चाय लेकर ऊपर स्टोर रूम में गया तो कमरा खाली था। उसने यहाँ सब जगह देखा पर ना तो किशोर बाबू थे ना उनका झोला। वो जल्दी से नीचे गया और बाहर जाकर देखा तो गेट खुला हुआ था। किशोर बाबू सुबह गोपाल के साथ रेलवे स्टेशन जाकर पहले गाड़ी पकड़ ली और गाँव चले गए। गाड़ी में बैठने ही उन्होंने सबसे पहले कुर्ती की जेब में हाथ डाला और घर की चाबी पाकर प्रसन्न हुए। कसकर पकड़कर अपने लिए फैसले पर वो बहुत खुश थे। बाहर की ताज़ी हवा मानो उन्हें हौसला दे रही थी और कह रही थी, तुमने जो फैसला किया है वो बिल्कुल सही है। जैसे ही वो अपने घर पहुंचे, आपके बेटे का कितनी बार फोन आ चुका था। फिर क्या था? मानव समझ गया कि उसके पिता नाराज हो गए। राधिका बोली, कहीं हमने ज़्यादा तो नहीं कहा दिया? ऐसा ना हो कि बाबूजी हमें अपनी संपत्ति से बेदखल कर दे। आजकल के बड़ों का कोई भरोसा नहीं और हमारे रिश्तेदारों तो नज़र लगाए बैठे होंगे कि उन्हें चढ़ा बढ़ा कर सब कुछ अपने नाम करवा ले। मानव बोला, क्या करना चाहिए राधिका? राधिका बोली, इसमें सोचने वाली क्या बात है, चलो जल्दी से उन्हें मनाते हैं, भले यहाँ न आकर रहे, कम से कम संपत्ति तो हमारे साथ हाथ से नहीं जाएगी। फटाफट दोनों ने टिकट करवाए और पहुँच गए पिता के पास। जैसे ही दोनों आए, किशोर बाबू बोले, गोपाल, हमारे घर में का जो सबसे बड़ा वाला कमरा है वो हमारे बेटी बहू के लिए तैयार करो, क्योंकि हम अतिथि को देवता समझते हैं। फिर यह तो हमारे बेटी बहू हैं, आप हमसे नाराज है। यह सब तो देखिए, आपके रहने का ढंग अलग है और वहाँ कोई ना कोई मेहमान आता जाता रहता है, कोई कमरा खाली नहीं रहता, इसलिए हमने आपको ऊपर का कमरा दिया। और आप तो घर के हैं, फिर आपसे कैसी फॉर्मेलिटी, और ऊपर से आप बिना बताए। हाँ बेटा, जब पिता कमाने लायक ना रहे बोझ लगने लगते हैं। बेटे और पास ज़रूरत से ज़्यादा दौलत आ जाए तो हर पिता गलत ही लगता है। और मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, मैं तो खुश हूँ कि तुमने अपने जीवन में मुझे मेरी सही जगह दिखा दी, ताकि मैं अपने आगे के जीवन के लिए खुद सोच सकूँ।
राधिका बोली, पापा जी आपका हमारे सिवा और हमारा आपके सिवा कौन है? तो छोटी छोटी बातों पे क्या नाराज़ होना। ठीक है, आपको वहाँ नहीं रहना, कोई बात नहीं, आप यहीं रहिए, इसी बहाने घर की संपत्ति की भी देखभाल होती रहेगी। क्यों मानव? मानव कुछ कहता उससे पहले, नहीं बहू, अब तुम्हें यहाँ की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपने बड़े घर की चिंता करो। मैं तो कहता हूँ उसे स्टोर रूम में भविष्य के लिए एक और पलंग लगा लो, कौन जानता है तुम लोगों को भी वहाँ जाकर रहना पड़े। मानव बोले, पापा अब कहना क्या चाहते हैं? फिर वो बोले, सुनना चाहते हो तो सुनो, मैं तुम्हारे घर पर अब कभी नहीं कदम रखूँगा और तुम लोगों से भी कह रहा हूँ, आए हो तो 2 दिन रुक जाओ और इसके बाद यहाँ आने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अब जहाँ तक घर और संपत्ति की बात, तो सारी चीज़ मैं वृद्ध आश्रम के लोगों के नाम कर दूंगा, ताकि भविष्य में कभी किसी पिता को उसके बेटे के घर में जाकर कबाड़ खाने में न रहना पड़े। राधिका बोली, ठीक है, अगर आपको हमें कुछ नहीं देना तो मत दीजिए। इतना कहकर वो गंगा जी के कमरे की तरफ बढ़ने लगे। किशोर बाबू रोकते हुए कहा, बहू गंगा के कमरे में क्यों जा रही हो? राधिका बोली, पापा जी सास के जीवन पे एक बहू का हक होता है, वो आप मुझसे नहीं छीन सकते। किशोर बाबू हंसते हुए बोले, मानव मुझे तो लज्जत आ रही है तुम लोगों पर, तुम दोनों ने अपना फर्ज कैसे निभाया, जब भले बेटे जानते हो, पर हक लेने समय दोनों आगे। वो इतना पैसा होते हुए भी तुम लोग इतना नीचे गिर गए। मेरी पत्नी के एक भी जेवर पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। अब तो वो सब गरीब माँ बाप की बेटियों के लिए खर्च होंगे। अब मुझे समझ में आया कि मेरी गंगा वहाँ कैसे दिन गिनती होगी। मैंने गलत कहा था, तुम लोग 2 दिन ठहर सकती हो, तुम तो निकलो जाओ, मेरे घर से और कभी पलट कर मत आना। मैं तुमसे अपने अंतिम संस्कार का भी हक छीनता हूँ। इस बार मेरे बच्चों से अच्छा लोगों को नहीं संतान देखे, वही भला है। उन लोगों की बातें सुनकर आस पड़ोस के सब लोग इकट्ठा हो गए और सबके सामने मानव और उसकी पत्नी का पर्दाफाश हुआ। सब लोग देखकर कहने लगे, भगवान, कैसे बच्चे हैं जो माँ बाप को सपना दिखा कर ले जाते हैं और यह दुर्दशा करते हैं कि लोगों ने कहा, दूर के ढोल ऐसे सुहाना होता है। अब तो सच में हम भले हैं, हमारी कुटिया भाल है। अब अगर अपना बुढ़ापा सुरक्षित करना है तो हम सबको काम रखना होगा। वो दिन और आज का दिन। किशोर बाबू ने दोबारा पलटकर शहर की तरफ नहीं देखा और बेटे को साफ साफ शब्द में कह दिया कि अब वो मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं और अपनी सारी संपत्ति गोपाल को दे दी, जिससे बुढ़ापे की लाठी बनकर उनका अंत समय तक साथ दिया। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके, चैनल पे यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।